नाउ आज की हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो होम्योस्टेसिस इन मैन है, यानी मैन को यानी ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ह्यूमन है वेल डेवलप्ड होम्योस्टेसिस सिस्टम, हमारा जो होम्योस्टेसिस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। द मेन ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस आर, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से, स्किन है, लंग्स है और किडनीज है। सबसे पहले स्किन के बारे में बात करें। स्किन इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बेसिकली फंक्शन एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, और ये इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, इम्यून सिस्टम में काम करता है, यहाँ पे आगे लिखा भी है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे। बट इट आल्सो वर्क एज एफिशिएंटली एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन, लेकिन एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन के साथ साथ ये होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्वेटिंग वगैरह के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और वाटर एंड सोल्स वो भी स्वेटिंग वगैरह के थ्रू जो है वो मेंटेन करता है। देन सेकंड हमारे पास लंग है। दे मेंटेन लेवल्स ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ये क्या मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में, या ब्लड या बॉडी फ्लूइड या सेल जो भी है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ O2 एंड CO2 लेवल, मेंटेन रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। और रिस्पायरेशन होगी तो एनर्जी फ्लो कर पाएगी, सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा तो सब कुछ हो पाएगा। किडनीज आर कॉल्ड फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ऊपर हमने बात कर ली कि क्यों इसको फिल्टर ऑफ द बॉडी फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड या अगर ब्लड की बात करें वो किडनी से पास होने पर ही फिल्टर किया जाता है, तो इसीलिए इसको फिल्टर ऑफ द बॉडी फ्लूइड भी कहा जाता है। दे मेंटेन इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो वो हटा देंगे, अगर यूरिया है तो वो हटा देंगे, यूरिक एसिड है तो हटा देंगे, क्रिएटिनिन है तो वो हटा देंगे, एंड अदर वेस्ट बाय एक्सक्रीडिंग देम थ्रू यूरिन, और यूरिन के थ्रू उनको एक्सक्रीड किया जाता है। अच्छा ना, ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिटेल में बढ़ाया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। ईपी का मतलब होता है सबसे ऊपर, ईपी मीन्स अपर, डर्मस का मतलब स्किन होता है, डर्मस स्किन, एंड हाइपोडर्मस लोअर, ठीक है। ये इसके लेयर्स हैं। The outer layer of skin is epidermis made up of flat dead cells containing keratin protein। ये डेड सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स नहीं होते, और ये जड़ते जाते रहते हैं, सेल नहीं होते जाते रहते, पीछे से और डेड सेल आते जाते हैं, पुराने वाले जड़ते जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। दिस लेयर डजंट कंटेन ब्लड वेसल्स, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। इट इज़ इम्परमेबल टू वाटर, इसके आर पार नहीं जा सकता। हाँ, इसके अंदर होल्स होते हैं तो उनके थ्रू चल पाता है, एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। और इसी वजह से हम जो ह्यूमंस है या एनिमल्स हैं उनको बेनिफिट रहती है टेरेशियल एनिमल्स को, कि वो वाटर लॉस नहीं होता उनसे ज़्यादा फ्रॉम द बॉडी, एज वेल एज प्रोटेक्टिव लेयर बाय प्रिवेंटिंग। और साथ ही साथ ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया वगैरह एंटर नहीं कर पाते ईजिली। डर्मस इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मस एंड हाइपोडर्मस। एपिडर्मस और हाइपोडर्मस में के बीच में हमारे पास लेयर है वो डर्मस है। यहाँ पे अगर आप देखें ये एपिडर्मस है, ठीक है, दिस इज हाइपोडर्मस, और ये बीच में क्या है, ये डर्मा है या डर्मस है, ठीक है। इट कॉन्टेन्स मनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, में काफ़ी स्ट्रक्चर होते हैं। नर्व्स होते हैं, नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, पेन, प्रेशर। नर्व एंडिंग्स, इसके बारे में पूरा चैप्टर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तो नर्व एंडिंग्स क्या है कि जो आपके नर्व्स होते हैं उनकी एंडिंग्स जो कि काफ़ी सेंसरी होती है, रिसेप्टर के तौर पे काम करती है, सिग्नल रिसेप्ट करती है, स्टिमुलाई रिसेप्ट करती है। जैसे आप एग्जांपल दिए, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करेगा, पेन, प्रेशर को। डर्मस आल्सो कंटेन स्वेट ग्लैंड्स, और आपकी जो पसीना बहता है जिन ग्लैंड से बहता है वो भी डर्मस में होता है, ठीक है। और ये स्वेट ग्लैंड जो है या स्वेट का जो काम है वो क्या है, टू मेंटेन टेम्परेचर एंड आल्सो सीक्रेट यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट। यूरिया, वाटर और सॉल्ट को भी ये सीक्रेट करता है स्वेट के अंदर ही। अ नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क। और ये जो एक नेटवर्क है आर्ट्रियोल्स का, आर्ट्रियोल्स मीन जो आर्टरीज हैं, ये आपकी आर्टरी है लाल लाल, उससे फिर आप ये देख सकते हैं ये छोटे छोटी आर्टरीज है जिसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। और ये आर्ट्रियोल्स का बहुत मेन फंक्शन है किस चीज़ में, टेम्परेचर रेगुलेशन में। जब गर्मी हो जाती है तो ये आर्ट्रियोल्स डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, और हीट जो है वो स्किन के थ्रू इन्वायरमेंट के साथ रिलीज़ कर पाती है, और ठंड में ये सुखड़ जाती है ताकि हीट कंजर्व हो सके, ठीक है। तो डर्मस आल्सो कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स। डर्मस के अंदर ये अगर आप देखें हेयर जो है, हेयर के फॉलिकल्स वो डर्मस के लेयर में ही होते हैं। एंड सेबेशियस ग्लैंड विच सीक्रेट ऑयली सीबम, और कुछ ग्लैंड होते हैं जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और जो कि ऑयली सीबम रिलीज़ करते हैं, जो आपके बॉडी पर ऑयली सा रहता है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट क्या करते हैं कि स्वेट गर्मी वगैरह से बचाते हैं। लेकिन सीबम का गर्मी से कोई काम नहीं है, वो आपके सर्दी में भी होता है और गर्मी में भी होता है, ठीक है।
हाइपोडर्मस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, और हाइपोडर्मस जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। इसके अंदर फैट होता है मेनली, अगर आप यहाँ पे देख सकें, ये देखें सारा येलो येलो से शो किया हुआ है। फैट होता है विच एक्ट एज इंसुलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट, और ये एज ए इंसुलेशन भी काम करता है। अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो एज अ जैकेट या एज अ कोट भी काम करता है, ताकि हमसे हीट लॉस ना हो सके बॉडी से। इट आल्सो स्टोरेज एनर्जी, और फैट जो है वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी के तौर पे भी काम करता है। नाउ रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, के स्किन का क्या फंक्शन है, अगर बॉडी टेम्परेचर आगे पीछे होते तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करता है। स्किन इज़ द ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर व्हेन द रिसेप्टर इन द स्किन डिटेक्ट्स चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। जब भी स्किन के अंदर रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सेट पॉइंट क्या है 37 से आगे पीछे हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, सो रिसेप्टर जो है वो नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जो है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उस टेम्परेचर को करेक्ट करता है। इसको के फीडबैक मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, रिसेप्टर क्या है, नर्व इम्पल्स क्या है, ये आपका अगला चैप्टर है एक कोई, वो इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा इसके ऊपर आप टेंस ना हो। इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट टू राइज, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, पसीना प्रोड्यूस होगा। पसीने प्रोड्यूस होने से क्या होगा, पसीना प्रोड्यूस होगा, पसीना आएगा, वो इवापोरेट करेगा। इवापोरेशन जो है वो अपने साथ वो जो गर्मी है वो उस स्वेट में या पानी, अगर मैं कहूँ पानी कहना गलत है, मगर वो फ्लूइड में जो है वो अपने साथ बॉडी की हीट लेके उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि इवापोरेशन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जो कि अपने इन्वायरमेंट को कूल कर दे, ठीक है। लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, आपके जो बाल है, हेयर है, वो बिल्कुल इस तरह लेट जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि बिल्कुल जब वो लेट जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्किन है और उसी के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से बाल लेट जाते हैं, तो एयर का जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपके बाल इस तरह होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सर्दी है तो बाल जब इस तरह होते हैं तो उसके बीच में एयर यानी हवा ट्रैप हो जाती है, तो वो जो हवा है वो एज इंसुलेशन ऐड करती है और आपको गर्म रखती है। लेकिन जब गर्मी होती है तो हमें तो हवा चाहिए, तो ये बिल्कुल लेट जाती है और हवा ट्रैप नहीं करती। वेजो डायलेशन, जो हमने ऊपर बात की, आर्ट्रियोल जो है डर्मस के अंदर वो डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाता है और ब्लड जो है वो स्किन के करीब आ जाता है, नियर सरफेस ऑफ स्किन, और जिसकी वजह से हीट लॉस बढ़ जाता है, तो हमारी जिस्म से गर्मी जारी होती है। तो इससे क्या होता है कि जिस्म ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगर कोल्ड कंडीशन में, सर्दी में क्या हो, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर क्या होगा, बाल खड़े हो जाएंगे। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाल इस तरीके से हो जाएंगे कोई, तो उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर जो है वो वक्त के साथ गर्म हो जाती है, और वो गर्म एयर ही यही रहती है, ट्रैप हो जाती है, इंसुलेशन काम करती है, बॉडी को गर्म रखती है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज़ नॉट वेरी मच इफेक्ट इन ह्यूमन। ये जो चीज़ है कि बाल इरेक्ट हो जाना, ये अभी ह्यूमन में इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं रही, अब नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। वेजो कॉन्ट्रैक्शन, आपके जो वेजल्स है यानी अगर आर्ट्रियोल्स के हम, तो वो नैरो हो जाते हैं डर्मस के अंदर, और हीट लॉस कम से कम होता है, तो आप हीट जो है वो कंजर्व कर पाते हैं और आपको सर्दी कम लगती है। डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, पसीना जो है वो टर्न बढ़ाएगा, वो आपको कूल करेगा। तो हमें तो कूल नहीं होना, हमें सर्दी में खुद को गर्म रखना है। सो क्या होगा, स्वीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बंद तो नहीं होता बिल्कुल, लेकिन कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दी में जो है, सर्दी में आपका मेटाबॉलिक रेट यानी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्यों बढ़ता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना ज़्यादा चलेगा, जो भी मेटाबॉलिज्म में जो जितना तेज़ चलेगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी और वही हीट आपको गर्म रखेगी, ठीक है। इसी वजह से चूँकि हम खाना खा रहे हैं और वो उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा पाते हैं सर्दी में, क्योंकि वो जो हीट है वो कोल्ड यानी सर्दी के साथ लड़ने में ख़त्म हो रही होती है, तो हमें ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देख लेते हैं, इन कोल्ड कंडीशन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, जनरेटिंग मोर हीट, जो कि ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करती है, और वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो फैला दी जाती है। इट प्रिवेंट्स लॉस थ्रू एडेपोज टिश्यू इन एपोडर्मस विच फॉर केस इंसुलेशन लेयर। और क्या होता है कि जो आपकी हाइपोडर्मस के अंदर अभी हमने बात की कि उसके अंदर एडापोज टिश्यू यानी फैट होता है। एडापोज टिश्यूज मतलब वो टिश्यूज जो कि फैट को स्टोर करते हैं, तो वो चूँकि ऐसा इंसुलेशन लेयर काम करता है, तो ये पर क्या करता है, ये जो हीट है ये बॉडी में फैल तो जाता है, लेकिन चूँकि वहाँ पे एक लेयर है फैट की, तो उसके आर पार नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये मैंने वही सारी बातें जो है एक शिमेट्रिक डायग्राम के ज़रिए शो की है,
बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो ये सारी प्रोसेस होगा और हीट लूज़ होगी और फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है रोल ऑफ लंग्स टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो टू सर्टेन लेवल। अब लंग्स का भी कुछ रोल है। क्या रोल है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को एक हद में रखना होता है, उससे बढ़ेगा तो मसला होगा। तो वो लंग्स किस तरीके से करता है देखते हैं। टिश्यूज़ और सेल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। जब हम रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है। तो जिस तरीके से ब्लड जो है वो जाता है टिश्यूज़ के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू जाता है टिश्यूज़ के आसपास, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड में जाता है। ब्लड में आने के बाद वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एंजाइम बाय कॉल्ड, एक एंजाइम के थ्रू होता है ये रिएक्शन, उसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, प्रेजेंट इन आरबीसी, जो कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। द कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। फिर यही जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है, यानी ये दो उस कार्बोनिक एसिड से बन जाते हैं। तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर H पॉजिटिव बढ़ जाता है। H पॉजिटिव बढ़ने का मतलब होता है कि pH बढ़ गया, एसिडिटी pH कम हो गया, एसिडिटी बढ़ गई। आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा, अगर मैं बिल्कुल आम अल्फाज में कहूँ तो वो ज़्यादा तेज़ाबी हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है। और ये जो H पॉजिटिव का कंसनट्रेशन है ब्लड में, ये कुछ डिटेक्टर्स होते हैं जो कि इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये पाया कहाँ जाते हैं, कैरोटिड बॉडीज़ में और एओर्टिक बॉडीज़ में। ठीक है। ये इन जगहों में पाए जाते हैं और यहाँ से जब ब्लड फ्लो करता है तो वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेजर कर पाता है, देख पाता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कैरीड इन डिसॉल्व इन आरबीसी व्हेन द ब्लड रीच लंग्स, दिस बाइकार्बोनेट एंड डिफ्यूज बैक इनटू आरबीसी वेयर अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बनिक एसिड देन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। छोटा सा मकदार कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होता है कि आरबीसी के अंदर डिसॉल्व हुआ होता है और वो उसको लेके जा रहा होता है। जब ब्लड जाती है लंग्स के पास, यही जो बाइकार्बोनेट आयन है ये फिर डिफ्यूज़ बैक होते हैं आरबीसी में, और जहाँ पे वो फिर से कार्बोनिक एसिड में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनटू इनवॉल्व वेयर इट फॉर्म एक्सपेल्ड। अच्छा हुआ क्या, अगर मैं बिल्कुल सिंपल करूँ, हमारे टिश्यूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि आरबीसी में एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, उसको डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। हाइड्रोजन आयन को जो है वो कैरोटिड बॉडीज़ और एरोटिक बॉडीज़ जो है वो मेजर कर रही होती है, डिटेक्ट कर रही होती है। फिर क्या होता है कि जो आपका मोस्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन है ना, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी के बाहर चला जाता है ब्लड प्लाज्मा में, मतलब ब्लड में ही होता है, ये ब्लड की स्ट्रीम है, इसके अंदर आरबीसी सेल्स है, उन सेल से निकल के प्लाज्मा में आ जाता है। ठीक है। जो लिक्विड पोर्शन होता है आरबीसी का, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है। लेकिन अभी भी छोटा सा मकदार कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो आरबीसी के अंदर होता है। तो फिर जब वो लंग्स में जाता है ब्लड, व्हेन द ब्लड रीच लंग्स, और वो जो बाइकार्बोनेट आयन्स है जो कि ब्लड प्लाज्मा थे वो फिर डिफ्यूज़ होते हैं आरबीसी में, फिर वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एल्वेओलाई, और एल्वेओलाई जो है वो उसको लंग्स के थ्रू बाहर फेंक देता है। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, हमने क्या किया, टिश्यू है, सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड से वो टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का जो लेवल है वो मेजर हो रहा होता है, डिटेक्ट हो रहा होता है कैरोटिड बॉडीज़ और एरोटिक बॉडीज़ के थ्रू। ठीक है। साथ ही साथ होता क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी से निकल जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में आ जाते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन आयन अंदर ही होते हैं। तो फिर जब ये लंग्स के करीब जाते हैं तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गए थे सारे, ये फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक ब्लैक क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये वापस आरबीसी में जाते हैं, वापस कार्बोनिक एसिड में यानी वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होने के बाद ये लंग्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर फेंक दिया जाता है। इफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज इन ब्लड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाता है तो पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीज होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो पीएच ऑफ ब्लड जो है वो स्टार्ट टू इंक्रीज, बढ़ना शुरू हो जाता है। सो देयर द रिसेप्टर्स एंड मेथड टू कंट्रोल सेंटर विच अल्टीमेटली इंक्रीज द बीटिंग रेट टू एक्सपेल आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर है वो कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन को मैसेज भेजते हैं और वो उसी हिसाब से ब्रीथिंग रेट बढ़ा देता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है और पीएच जो है वो फिर नॉर्मल हो जाता है।
नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन। अब ब्लड की कंपोजिशन को किडनी किस तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो ब्लड इज़ द फ्लूइड हैविंग सेल्स, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, आरबीसीज वगैरह, इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ पानी होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ सॉल्यूट होते हैं जिस तरह Na पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, कैल्शियम और पोटेशियम। विद नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमने बात की क्या क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया। लीवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस यूरिया, लीवर जो है वो यूरिया और NH3 यानी अमोनिया बार बार प्रोड्यूस कर रहा होता है, किस चीज़ से, अमाइनो एसिड से तोड़ के। अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर, अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर मैं कहूँ तो प्रोटीन तोड़कर क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड। जब हम प्रोटीन खाते हैं वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड को तोड़कर यूरिया और NH3 बनता है। वी कंटिन्यूसली टेक डिफरेंट सोल्यूट इन आवर फूड लाइक NaCl। हम अपने खानों में ये सारे सोल्यूट्स ले रहे होते हैं, जिस तरह सोडियम, कैल्शियम वगैरह हमारे नॉर्मल खानों में होता है। कैल्शियम जो है वो आपके चाय में, कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम वगैरह नमक वगैरह में होता है। कंसंट्रेशन ऑफ H2O सॉल्यूट इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर मेंटेन बाय किडनी थ्रू प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, व्हिच वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक। और कि किस तरीके से ये H2O को यानी वाटर के कंसंट्रेशन को, सोल्यूट को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कितनी किस तरीके से फिल्टर करता है, किस तरीके से मेंटेन रखता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको यूरिनरी सिस्टम इन मैन के थ्रू हम समझेंगे, और ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।